हे गाइस व्हाट्सअप आई एम शालिनी वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 11 शुरू किया था और इसका दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। तो आई होप गाइस आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल है। इसका जो सारा है वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी का बंसल ट्यूटोरियल के। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, जिसमें सारे एनसीईआरटी के जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है सब कुछ अवेलेबल है, सारे के सारे चैप्टर्स। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया है प्रशस्ति क्या होता है, समुद्रगुप्त प्रशस्ति क्या है, जेनोलॉजी क्या है। आज हम बात करेंगे विक्रम संवाद की, हर्षवर्धन एंड द हर्ष चरित्र के बारे में बात करेंगे और पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशिन जो प्रशस्ति है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम टाइमलाइन देखते हैं गुप्ता एम्पायर का, कि गुप्ता एम्पायर शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ तक चला, कैसे चला। जब हम बात करें गुप्ता एम्पायर की तो गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई थी 319 से 540 एडी से एडी तक। अब एडी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो के इस साइड जो होता है वो होता है आपका बीसी और इस साइड होता है एडी। हम ज़ीरो से पास जा रहे होते हैं और इधर हम ज़ीरो से दूर जा रहे होते हैं। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसलिए गाइज आप वो लेक्चर पहले देख लेना, देन आप ये देखना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है वो लेक्चर ज़रूर देखें आप। अब हम बात करते हैं कि 319 ईडी से जो गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से कैसे हुआ, मतलब पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके शुरू हुए थे, आए थे आपके श्री गुप्ता, इनसे ही जो शुरुआत हुई थी गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद आए आपके घटोत्कच आए थे उसके बाद। फिर नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। और चंद्रगुप्त जो के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके समुद्रगुप्त। और फिर समुद्रगुप्त के बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकेंड। इन अपने बेटे का नाम इनके अपने दादा के नाम पे रखा था। और फिर नेक्स्ट आते हैं आपके कुमारगुप्त फर्स्ट। और इसके बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्त। और जो ये स्कंदगुप्त हैं इनके बाद से ही क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। क्योंकि इनके टाइम में हुनास का क्या हुआ, हुन एम्पायर था उनका बहुत ज़्यादा इन पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर वीक हो गया था। इनिशियली तो इन्होंने क्या किया, हुन को भगा दिया। जो हुनास आए थे इनिशियली तो उन्होंने इसको भगा दिया, इसको हरा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, रिपीटेडली इसके बाद भी हुनास ने इन पर आक्रमण करते रहे ये। और उसके बाद समुद्रगुप्त के मरने के बाद हुन ये गुप्ता जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया। क्योंकि रिपीटेडली इनका क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था आपके समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त जो गुप्ता एम्पायर है उस पर आक्रमण हो रहा था। और लेटर ऑन जो एम्पायर होता है गुप्ता एम्पायर वो काफ़ी वीक हो जाता है और वो डिक्लाइन हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपके गुप्ता की। तो गुप्त और आपका घटोत्कच, इन दोनों ने क्या किया, अपना टाइटल एज्यूम किया महाराजा की। किसकी टाइटल एज्यूम किया? महाराजा। तो ये दो ऐसे एम्पायर आए कि इन्होंने अपने क्या बोलते हैं ये इसके बाद महाराजा का टाइटल अपना अप्लाई किया अपने ऊपर। तो हमने जो अभी तक जो पढ़ रहे थे हम किंग के बारे में, तो वहाँ पे कोई राजा ने महाराजा का टाइटल नहीं एज्यूम किया था। लेकिन घटोत्कच और गुप्त एम्पायर में क्या हुआ, जब शुरुआत हुई तो इन्होंने जो टाइटल एज्यूम किया वो अपना महाराजा का टाइटल एज्यूम कर लिया। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने टाइटल एज्यूम किया था उस था महाराजा धीराज। ये अपने पापा और ये अपने दादा और परदादा से भी एक कदम आगे निकले और टाइटल एज्यूम कर लिया आपका महाराजा धीराज। क्या टाइटल एज्यूम किया? आपको ध्यान रखना है, महाराजा धीराज। वन डे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। और इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो स्ट्रेंथन कैसे किया था? तो आपका स्ट्रेंथन किया था मैट्रिमोनियल के द्वारा, शादी करके अपने आसपास के एम्पायर से शादी करके, एम्पायर की बेटियों से शादी करके अपनी जो इकॉनमी है, अपना जो एम्पायर है उसको स्ट्रेंथ किया था।
इनकी जो वाइफ थी वो लाछवी प्रिंसेस थी। हमने लाछवी प्रिंसेस के बारे में बात किया था जब हम बात कर रहे थे महाजनपदा में, तो वहाँ पर भी लाछवी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये लाछवी कौन सा गण होता है। फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इनके बारे में हमें पता चलता है इनके प्रशस्ति के द्वारा, जो कि हरिसेना ने इनके लिए लिखा है। हर प्रशस्ति हमने बात किया था क्या होता है, इन द प्रेज ऑफ, प्रेज में, गाथा में कुछ चीज़ें लिखना। तो समुद्रगुप्त के बारे में उनके प्रेज में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रयाग में हमें प्रशस्ति मिली है जो हरिसेना ने लिखा था। और जो इनको जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये पूछता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय पे। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्होंने और भी एक जो है कदम आगे बढ़ के विक्रमादित्य की टाइटल एज्यूम की थी। विक्रम और बेताल आता होगा, आपने सुना होगा। तो इन्होंने विक्रमादित्य की जो टाइटल है वो इन्होंने एज्यूम किया था। और इनके बारे में हमें पता चलता है कालिदास से। कालिदास ने इनके बारे में बता रखा है। कालिदास जो थे वो 9 नवरत्न में से एक थे चंद्रगुप्त टू के। चंद्रगुप्त टू में क्या होता था, इनके कोर्ट में बहुत सारे पोएट होते थे। और इनके जो पोएट थे उनमें से 9 पोएट जो थे उनको जो क्या दिया गया, नवरत्न की उपाधि दी गई थी। तो 9 नवरत्न थे इनके जो कोर्ट में थे, तो उसमें से एक कालिदास थे। तो कालिदास से भी हमें इसके बारे में पता लगता है। और चंद्रगुप्त टू जो है वो ऐसे सिर्फ गुप्ता रूलर है, ओनली गुप्ता रूलर है जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था। क्या इशू किया था, कॉपर कॉइन। इन्होंने किया था कॉपर कॉइन इशू, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने सिल्वर कॉइन भी इशू किया था। इन्होंने कॉपर कॉइन भी इशू किया था और सिल्वर कॉइन भी इशू किया था। तो कब इशू किया था सिल्वर आपका कॉपर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन कॉपर कॉइन तो इशू किया था, साथ में जो सिल्वर कॉइन इशू किया था वो तब किया था जब उन्होंने शाखाज पे विजय प्राप्त की थी। क्या की थी, शाखाज पे विजय प्राप्त की थी, तब इन्होंने अपना सिल्वर कॉइन इशू किया था। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त के टाइम में क्या हुआ था, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जो बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका कुमारगुप्त के टाइम में। और स्कंदगुप्त के टाइम में क्या हुआ था, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और इनके मरने के बाद गुप्ता एम्पायर क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम बात करें कि हमें क्या सोर्सेस है जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है कि यहाँ ऐसे भी कोई रूलर हुआ करते थे। तो जो ये सोर्सेस हैं वो अगर आप बात करो तो ये जो समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इसके टाइम में प्रशस्ति बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी। प्रशस्ति मतलब क्या हो गया, इन द प्रेज ऑफ, इनके प्रेज में पिलर्स पे बहुत चीज़ें गुदवाई जाती थी, कार्व किया जाता था, जिससे हमें पता लगता था कि भाई इनके शासनकाल में ये चीज़ें हुई थी और ये इतने महान शासक थे। और हम अगर बात करें इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय से आपका स्कंदगुप्त की बात करें तो इनके बारे में हमें पता लगता है क्वाइंस से। इन जो रूलर्स हैं इन लोगों ने क्वाइंस काफ़ी इशू किया, जिससे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्वाइंस क्या है, हमें सिर्फ गुप्ता एम्पायर में ही नहीं मिलता है, बल्कि हमें और भी काफ़ी सारी जगह इनके क्वाइंस मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर का जो ट्रेड है वो भी शायद बाहर से होता होगा, या जो एम्पायर का जो आप बोल सकते विस्तार है वो काफ़ी अच्छे सारे मतलब बहुत सारे जगह फैला हुआ होगा, जिसकी वजह से क्वाइन क्या है हमें इधर उधर मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे काफ़ी सारे पिलग्रिम्स भी आए, तीर्थयात्री के बारे में हमने बात किया था। हमने ह्वेनसांग के बारे में, फ्याहान के बारे में बात किया था। तो जो फ्याहान है वो जो आपके आते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्याहान आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये क्वेश्चन पूछता रहता है किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फ्याहान आए थे। और जबकि ह्वेनसांग की हम बात करेंगे जिन्होंने सियुकी लिखी है, सियुकी बहुत ही फेमस बुक है ह्वेनसांग की, तो वो हरिसेना के वो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं कौन, ह्वेनसांग। और आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके शासन में आते हैं फ्याहान। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होगी।
और फिर समुद्रगुप्त के बारे में हमने बात की थी कि जो अशोक ने जो पीलर जो लिखवाया है अपने बारे में जो लिखा है, वो अशोका ने ऊपर लिख के चले गए ये, और ये जनाब क्या किया, इन्होंने नीचे का जो क्या था इस एरिया यूज़ कर लिया, अपने बारे में लिखवा दिया। तो मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक ही चीज़ पे दो काम हो गए। यहाँ पे अशोका ने लिखवाया और समुद्रगुप्त ने यहाँ पे लिखा दिया। तो इनके बारे में हमें क्या प्रशस्ति से भी पता चलता है। और फिर किंग के बारे में एक जो सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है लिटरेचर। देखिए प्रशस्ति हो गया, तो मतलब क्या 3 सोर्सेस हो गए आपके किंग के बारे में जानने के लिए। एक तो आपका प्रशस्ति हो गया, एक आपका लिटरेचर हो गया, तीसरा हो गया कॉइन्स। तो हमें ये 3 माध्यम है जिससे हमें किंग्स के बारे में पता चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये एक टाइमलाइन था जो आपको पता होना चाहिए गुप्ता एम्पायर के बारे में बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं विक्रम संवाद की। तो विक्रम संवाद क्या होता है, जो एरा है ये बिगिन हुआ था आपका 58 BCE से, मतलब ये हो गया बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। तो BCE से शुरू हुआ था ये 58 BCE से, और ट्रेडिशनली इसको एसोसिएट किया जाता है गुप्ता किंग से जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था इसे। मतलब पहले आपके गुप्ता हो गए, फिर हो गए घटोत्कच, फिर हो गए आपके समुद्रगुप्त, और फिर आए आपके चंद्रगुप्त। यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे आपके, फिर आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया था, इनसे एसोसिएशन किया जाता है जब हम विक्रम संवाद की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, शाखा जो रूलर आए थे, जैसा मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे आपका मगध वो मौर्य एम्पायर के बारे में, कि मौर्य एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ था तो नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ था, इन्वेजन हुआ था। जहाँ आपके सबसे पहले जो रूलर आए थे वो आए थे आपके इंडो ग्रीक रूलर आए थे। उनके बाद आए थे साखास, जिनको सीथियंस भी बोलते हैं। तो ये साखास का जो है, इनको इन्होंने क्या किया था, भगाया था, इन पर विजय प्राप्त की थी, इनकी पिटाई की थी साखास की बेसिकली, आप ऐसे समझो तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इन्होंने जब इनकी पिटाई की थी साखास की, तो एक टाइटल एज्यूम किया था जिसको बोला गया था विक्रमादित्य। तो इन्होंने विक्रमादित्य के टाइटल एज्यूम किया था। इसके पहले तक महाराज धीराज की टाइटल चल रहा था, जिसके दादा ने जो एज्यूम किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। लेकिन ये जनाब जब आए तो इन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम कर लिया। और फिर जैसे हमने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही सिर्फ ऐसा है जो पहला रूलर था, ओनली जो गुप्ता रूलर था, जिन्होंने इशू किया था आपका कॉपर क्वाइन। और सिल्वर क्वाइन जब इशू कब किया था, जब इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की थी साखास पे, तो इन्होंने सिल्वर क्वाइन का इशू किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कॉपर क्वाइन की शुरुआत की थी और सिल्वर क्वाइन इशू किया था। और चाइनीज पिलग्रिम्स जो थे फ्याहान, ये भी इनके शासनकाल में ही आए थे। जो आते तो लैंड रूट से हैं, लेकिन जो वापस जाते हैं वो आपके सी रूट से जाते हैं। जो हमने बात किया था कि ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए वापस जा रहे थे चाइना, तो इनको काफ़ी सारे 14 दिन का या 13 दिन का क्या किया था, इनको स्टॉर्म का सामना करना पड़ा था, जो बहुत ही भयानक स्टॉर्म था, और जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें क्या करना पड़ा था, आपका नदी में फेंकना पड़ा था, क्योंकि इनके कैप्टन ने इनको भाई साहब बोल दिया था कि या तो तुम रहोगे या तो सामान रहेगा। तो इनको या तो सामान फेंक दो या तो खुद रह लो। तो इन्होंने खुद को बचाने के लिए काफ़ी सारे सामान फेंक दिया, और कुछ चीज़ें अपने साथ ये वापस चाइना लेके गए, जहाँ इन्होंने पूरा जीवन जो बिताया उस बुक्स को, क्योंकि ये बुक बेसिकली बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए इंडिया आए थे, तो बुद्ध के बारे में रिसर्च करके बहुत सारी किताबें लेके जा रहे थे। तो किताबें जैसे संस्कृत लैंग्वेज में होता था, तो अपना जो रेस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये संस्कृत को चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में बिताते हैं उस बुक को। तो ये सारी बातें भी हमने डिस्कस करी थी। तो अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। जब हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में बात करेंगे, तो जैसे हमें गुप्ता रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, उसी तरह से इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से पता चलता है, उसी तरह से जो ये हर्षवर्धन थे भाई साहब, इनके बारे में बहुत सारी बायोग्राफी लिखी गई है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो खुद से कोई इंसान अपने बारे में लिखता है, और बायोग्राफी होता है कि कोई और उसके बारे में लिख रहा है। तो हमें जो किंग्स हैं उसके बहुत सारी बायोग्राफी से भी किंग्स के बारे में पता लगता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरेचर एक बहुत बड़ा सोर्स है किंग के बारे में जानने के लिए। तो हर्षवर्धन ने कुछ 1400 साल पहले आपका क्या किया था, रूल करना शुरू किया था। हर्षवर्धन का अगर शासनकाल की अगर आप बात करो तो कुछ 600 से 645 एडी तक ये शासन करते हैं कुछ, ठीक है। ये आते हैं आपके गुप्ता के बाद, क्योंकि गुप्ता जो है उनका शासनकाल था आपका 319 से 540 एडी तक, तो ये इसके बाद ही आते हैं। 600 से 645 तक ये काम कर रहे हैं। इनके शासनकाल में नालंदा में क्या हुआ था, नालंदा को क्या किया था इन्होंने, पैट्रोनेज किया था, जिसकी शुरुआत हुई थी कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में। कुमारगुप्त ने इसको स्टैब्लिश किया, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम हुआ इस पे वो आपका हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब जो ये हर्षवर्धन है, इनकी जो कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने इनकी बायोग्राफी को लिखा है हर्षचरित्र संस्कृत। जैसे कि हमने जो पीछे बात किया था कि आपके हरिसेना, उन्होंने लिखा था आपका किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो उसी तरह से जो कि कोर्ट पोएट ही थे हरिसेना भी, उसी तरह से ये बाण भट्ट जी जो थे, इन्होंने लिखा था हर्षचरित्र। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है कि बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, या हर्षचरित्र किसकी बायोग्राफी है, और हर्षचरित्र को किसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से बनता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो लैंग्वेज लिखा गया था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था भाई। और ये हमें अब हर्षचरित्र क्या बताता है, जीनोलॉजी को बताता है हर्षा के, मतलब हर्षा जो दादाजी थे, परदादाजी थे, और उनके पापा थे, वो कौन थे, उनके फैमिली में कौन था, इन सब के बारे में जीनोलॉजी बताता है हमें। और ये खत्म हो जाता है जब हर्षवर्धन किंग बन जाता है, ओके। और ह्यून सांग जो थे, जिन्होंने बहुत सारा टाइम अपना जो हर्ष की कोर्ट में क्या किया बिताया था, हर्षवर्धन की कोर्ट में जो बिताया था, उन्होंने भी काफ़ी सारी बात हर्षवर्धन के बारे में लिखी है। तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी है उससे भी हमें हर्षवर्धन का क्या स्ट्रैटेजी था, क्या एम्पायर कैसे काम करता था, और सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने भी बड़े विस्तार में लिखा है, जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। हर्षा क्या थे, हर्ष सबसे बड़े जो बेटा नहीं थे। क्या होता है, सबसे जो बड़ा बेटा होता है वही ही राजगद्दी पर बैठता था पुराने टाइम में, लेकिन हर्षवर्धन सबसे बड़े बेटे नहीं थे। वो उनके जो किंग बनते हैं थानेसर के, उसके पीछे बहुत बड़ी एक छोटी सी स्टोरी भी है। यह थानेसर जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, हर्षा के पापा अपना राज कर रहे होते हैं, और कन्नौज में इनके जो कन्नौज है नीचे, इसमें कौन राज कर रहा होता है, इनके जो होते हैं, आप देखो एक बार मैप में, कन्नौज में इनके जो होते हैं, इनकी बहन की शादी होती है, इनके जीजा जी जो होते हैं वो राज कर रहे होते हैं, थानेसर में इनके पापा राज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से आक्रमण होता है बंगाल से कन्नौज पे, और कन्नौज के राजा को बचाने के लिए, अपने जीजा को बचाने के लिए, हर्षवर्धन के जो पापा होते हैं वो, और उनके ब्रदर इन लॉ उनके जो भाई होता है, वो जो बड़ा भाई होता है, वो दोनों ही मर जाते हैं। दोनों का ही जान चला जाता है कन्नौज को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रदर इन लॉ की भी मृत्यु हो जाती है, इनके जीजा जी भी मर जाते हैं, और इनके पापा और भाई सब मर जाते हैं। मतलब एक बार में फैमिली का सफाया हो जाता है। उसके बाद इनको आता है गुस्सा हर्षवर्धन को। तो ये हर्षवर्धन क्या करते हैं, इन पे आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके कन्नौज को हथिया लेते हैं। और फिर जो है ये आक्रमण करते हैं, आपके इधर भी आक्रमण करते हैं ये, तो ये ईस्ट की तरफ भी आक्रमण करते हैं और कॉन्कर कर लेते हैं मगध एम्पायर को कॉन्कर कर लेते हैं। मगध जो होता है उनको कॉन्कर करने के बाद ये बंगाल में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, पर लेकिन ये और कहीं विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और कहीं अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये वहाँ से ट्राई करते हैं कि ये जो है साउथ पे भी क्या करें, कंट्रोल कर पाए, लेकिन नर्मदा जो रीजन है वहीं पे इनको रोक दिया जाता है। और रोका किसके द्वारा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन सेकेंड जो चालुक्य डायनेस्टी के होते हैं, ये इनको यहीं पे रोक देते हैं, इनकी पिटाई करके इनको वापस भगा देते हैं। तो ये सारी स्टोरी होती है इनके बारे में। फिर हम बात करते हैं पल्लवा और चालुक्य के बारे में।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होते हैं रूलर होते हैं साउथ इंडिया के। कहाँ के होते हैं? साउथ इंडिया के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर कहलाते हैं। आप इस मैप में देखो, ये जो रीजन है यहाँ पे आपके और यहाँ पे आपके ये रूल कर रहे होते हैं। हमारे देखते हैं कहाँ पे कौन रूल कर रहा है। ये जो किंगडम है पल्लव जो किंगडम के बारे में जो हमने बात किया है, इनका जो कैपिटल होता है वो होता है कांचीपुरम। आप देख सकते हो कांचीपुरम है मैप में, या ये इनका कैपिटल होता है। और ये कावेरी डेल्टा तक क्या करते हैं? राज करते हैं। और जो चालुक्य होते हैं वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर दौब है, ये वहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली इनका क्या होता है? राज होता है। अब ये जो है द किंगडम ऑफ पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी। ये हमने बात की। वाइल दैट ऑफ चालुक्य वॉज सेंटर्ड अराउंड रायचूर दौब बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। तो ये जो है पल्लव की बात करें तो वो यहाँ हो गए, और ये इनकी बात करें तो ये चालुक्य की बात करें तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा में हो गए। अभी सवाल आता है रायचूर दौब क्या है? तो रायचूर एक जगह है नर्मदा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। वहाँ पे क्या बेसिकली इन दोनों का मिलन हुआ है, कृष्णा और तुंगभद्रा जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रही है, तो उनके बीच का जो लैंड है, जो वो रायचूर ही जो जगह है, उसको वहाँ पे ये बेसिकली रूल कर रहे होते हैं। और नर्मदा जो होता है यहाँ पे इनको रोका जाता है हर्षवर्धन को, आपका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, जो चालुक्य रूलर होते हैं। तो चालुक्य क्या है? वो यहाँ पे अपना शासन कर रहे होते हैं। ये बहुत ही ये अग्रेसिव राजा होते हैं, हर लोगों की पिटाई करते हैं ये। तो ये जो होते हैं तो ये इनको रोकते हैं यहाँ नर्मदा के पास में हर्षवर्धन को। और फिर पोइट ने इस तरह से भी लिखा है सरकास्म के ये भावना से, कि ये जो सरकास्म हो गया कि उनको चिढ़ाने की भावना से लिखा है कि भाई व्यंग करते हुए कि ये जो हर्षा थे, इनका हर्षवर्धन थे, जिनका मतलब होता है खुशी, तो इनकी जो खुशी थी वो खत्म हो गई थी। इनकी हर्षा इज नो लॉन्गर हर्षा। जब इसको क्या किया था इन्होंने, ये चालुक्य रूलर ने जब इनको यहाँ पे हराया था, तो हर्षा इज नो लॉन्गर हर्षा। तो उसके बाद से हर्ष जो था हर्षा में वो खत्म हो चुका था। अब हम बात करते हैं चालुक्य की। तो ये चालुक्य यहाँ पे रूल करते थे। इनका जो कैपिटल था वो एहोल था। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट किया है और केव्स का भी डेवलपमेंट किया है। ये जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी एग्जाम में आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये टेम्पल की और केव आर्किटेक्चर का इन्होंने डेवलपमेंट किया था काफ़ी ज़्यादा। तो चालुक्य जो होते हैं, ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होता है इनका, जो एहोल होता है, क्योंकि देखिए ये जो कोई कोस्टल एरिया में लग रहा है, तो कोस्टल एरिया में लग रहा है तो यहाँ पे सामान लाना ले जाना दोनों ही बहुत आराम से हो जाएगा। तो इनके शासनकाल में बहुत सारे रिलीजियस सेंटर भी डेवलप होते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स का भी डेवलपमेंट ये करते हैं। सो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। तो कल फिर आएंगे नए लेक्चर के साथ। तो अभी तक जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर लें, क्योंकि देखिए बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियो की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करो, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक करते हो तो आप बताते नहीं हो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया है। देखिए सुधरने का मौका और चेंज होने का मौका, अपग्रेड करने का मौका तभी मिलेगा जब आप गलतियों को बताओगे। तो कुछ भी अगर आपको लग रहा है जो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डिसलाइक करते हो तो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बंसल ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच।